अभी हमें इस बोर्ड के ऊपर वो टेक्सचर अप्लाई करना है जो हमने सबस्टेंस से एक्सपोर्ट किया है। तो ये करने के लिए हमें पहले ये वाले पार्ट को सिलेक्ट कर देना है। ये पार्ट को सिलेक्ट कर देने के बाद अगर आप हाइपर शेड में जाओगे तो हाइपर शेड में आप देख सकते हो कितने शेडर्स हैं। तो यहाँ पे हमें एक दिख रहा है AI स्टैंडर्ड सरफेस 3 और एक है AI स्टैंडर्ड सरफेस 4। ये बाकी के जो है ये डिफ़ॉल्ट रहता है। तो आपको एक फर्स्ट दिखाई देगा और एक थर्ड दिखाई देगा, और जो भी ये अभी क्रिएट करेगा उसका नंबर आपको समझ में आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस पार्ट को सिलेक्ट करना है और यूवी एडिटर में जाना है। तो अगर आप मॉडलिंग में हो और यूवी एडिटर में जाओगे यहाँ पे, तो आप देख सकते हो इस पार्ट को सिलेक्ट करने पे ये कौन से शेल्फ में है, फर्स्ट शेल्फ में है। तो फर्स्ट शेल्फ का जो नंबर है ये आपको यहाँ से समझ में आ जाता है, जैसे लिखा हुआ रहता है 1001। तो 1001 के जो भी टेक्सचर्स रहेंगे ये इसके ऊपर अपेंड होने वाला है। तो इस पार्ट को सिलेक्ट करना है एंड देन जाना है सब्सटेंस में, और यहाँ पे आ जाने के बाद हमें क्लिक करना है अप्लाई वर्कफ्लो टू मैप। जैसे इस पर क्लिक करोगे, अगर आपको सब्सटेंस ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है तो आप विंडोज़ में जा सकते हो। सेटिंग एंड प्रेफरेंसेस के अंदर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा प्लगइन मैनेजर, जहाँ पे आपको टाइप करना है यहाँ पे सब्सटेंस। जैसे ही टाइप करोगे यहाँ पे सारे चेक डाउन होने चाहिए और उसके बाद क्लोज कर देना। तो यहाँ पे ये अपीयर करना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हमें इस पर क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद अप्लाई वर्कफ्लो टू मैप एंड देन सिलेक्ट मल्टीपल मैप्स। जो भी आपने लोकेशन पे सेव किया है, जैसे मैंने डेस्कटॉप में यहाँ पे बोट नाम का फोल्डर था जिसके अंदर सब्सटेंस के अंदर टेक्सचर्स इस तरह से ये सेव किए थे, यहाँ पे एक्सपोर्ट किए थे। तो इस लोकेशन को कॉपी कर लेता है एंड यहाँ पे इस लोकेशन को पेस्ट कर देंगे, Ctrl+V एंड देन एंटर प्रेस करो। नीचे आपको दिखाई देगा 1001। तो जितने भी 1001 के टेक्सचर्स थे इन सबको सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक कर दो। सिलेक्ट पे क्लिक करने पे ये यहाँ पे लोड कर देगा और उसके बाद अप्लाई पे क्लिक करना है। सिंपली अप्लाई पे क्लिक कर देने के बाद इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करके रखना है इस पर, असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल। एग्जिस्टिंग मटेरियल में आपने देखा था कि वहाँ पे 3 और 1 ऑलरेडी क्रिएटेड था, 4 जो है ये नहीं था वहाँ पे। तो हमें सिलेक्ट करना है AI स्टैंडर्ड सरफेस 4। तो जैसे ही आप ये 4 सिलेक्ट करोगे यहाँ पे ये उसके ऊपर अप्लाई कर देगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा देखने में, बिकॉज 8 के टेक्सचर्स एक्सपोर्ट किए हैं तो टाइम ले सकता है अप्लाई करने में वगैरह। तो इस तरह से उसने अप्लाई कर दिया है और यहाँ पे इस तरह से इसका रिजल्ट दिखाई दे रहा है। अभी हमें नेक्स्ट शेल्फ देखना है, नेक्स्ट शेल्फ कौन सा है। तो ओवरऑल बोर्ड को अगर आप सिलेक्ट भी कर दोगे इस तरह से तो भी आपको समझ में आ जाएगा। राइट क्लिक करके यूवी शेल में जाओगे और यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट करते हो इन यूवीज़ को। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कौन से ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है। ये ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है और ये अंदर वाले प्लैंक सारे सिलेक्टेड है। तो इन पे अप्लाई करना है हमें ये। राइट क्लिक करके दोबारा ऑब्जेक्ट मोड में आ जाओ, इसको मिनिमाइज़ कर सकते हो, इसको सिलेक्ट कर लो एंड देन शिफ्ट होल्ड करते हुए इन सबको सिलेक्ट करना है इस तरह से। सिलेक्ट कर देने के बाद अगेन जाना है सब्सटेंस, अप्लाई वर्कफ्लो टू मैप, सिलेक्ट मल्टीपल मैप्स एंड 1002 वाले जितने भी टेक्सचर्स है इनको सिलेक्ट कर लो एंड देन सिलेक्ट एंड देन अप्लाई। अप्लाई कर देने के बाद दोबारा इनको सिलेक्ट करना है यहाँ से, राइट क्लिक करके रखना है, असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल एंड एग्जिस्टिंग मटेरियल में ये जो 5 है ये वाला नया क्रिएटेड है तो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे इस तरह से ताकि इसके ऊपर अप्लाई हो जाए। थोड़ा सा टाइम ले सकता है तो आपको स्प्रेड में कहीं पे भी क्लिक नहीं करना है इस तरह से, वरना लैग हो सकता है। तो ये यहाँ तक हो चुका है। अभी हम Ctrl+S प्रेस करके एक बार फाइल को सेव कर लेते हैं ताकि दोबारा ना करना पड़े अगर क्रैश हो जाए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड देन दोबारा इसको सिलेक्ट कर लो इस तरह से। पूरा सिलेक्शन करने के बाद अभी थर्ड शेल्फ में जाओ, राइट क्लिक करके यूवी शेल्फ में जाना है और ये वाले टेक्सचर्स को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं अंदर वाले जितने भी प्लैंक्स हैं ये सारे सिलेक्ट हो चुके हैं, बाकी कोई नहीं हुआ पार्ट। तो राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, अभी हमें ये वाले प्लैंक्स को सिलेक्ट करना है। तो इनका आप एक ग्रुप बना सकते हो ताकि इनको बार बार सिलेक्ट ना करना पड़े। तो यहाँ पे मैं इन सबको मैन्युअली अभी एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद इनका ग्रुप बना लूँगा। जूम कर लो एक्सटेंड लेवल पे, उसके बाद ये सिलेक्ट होने में आसानी होगी इससे।
इस तरह से ये दोनों भी सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे आके इन सबको करना है। इस तरह से सिलेक्शन हो जाने के बाद Ctrl+G प्रेस कर लेते हैं ताकि इसका एक ग्रुप बन जाए। अभी आप यहाँ पे आके डायरेक्टली ग्रुप को सिलेक्ट करोगे तो ये सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, रोप के ग्रुप्स मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं तो उसका ग्रुप बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो यहाँ पे इसका ग्रुप बना लिया है। Ctrl+S प्रेस करते रहो ताकि कोई भी प्रॉब्लम अकर हो तो आप दोबारा उसको Ctrl+S प्रेस करके सेव कर सकते हो। तो और सेव किया हुआ काम उतना आपको वापस दोबारा करना नहीं पड़े। और इसके ऊपर अभी हमें सिलेक्ट कर देने के बाद जाना है सब्सटेंस एंड देन अप्लाई वर्कफ्लो टू मैप, सिलेक्ट मल्टीपल मैप्स। एंड ये कौन से शेल्फ में है, यहाँ पे थर्ड शेल्फ में। तो यहाँ पे हमें ये थर्ड 1003 वाले जितने भी टेक्सचर्स हैं इनको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट पे क्लिक करने के बाद अप्लाई पे क्लिक करना है। ग्रुप को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करके रखना है, असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल एंड AI स्टैंडर्ड सरफेस 6। तो इस तरह से उसने उसके ऊपर अप्लाई कर दिया है और ये इस तरह से दिखाई देगा। अभी हमें नेक्स्ट शेल्फ का देखना है। नेक्स्ट शेल्फ के लिए हमें इन सभी को फिर से सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे सिलेक्शन हो जाने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या रखा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे UV शेल में जाऊँ और 1004 वाला शेल्फ सिलेक्ट करूँ तो यहाँ से क्या सिलेक्ट हो रहा है, पोल सिलेक्ट हो रहा है, नीचे का बॉक्स सिलेक्ट हो रहा है और ऊपर वाला पोल सिलेक्ट हो रहा है और ये सारे पार्ट्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे आके अगर हम राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड अगेन आ जाए तो यहाँ से ये वाला शेल्फ अगर सिलेक्ट करोगे तो ये रोप सिलेक्ट कर रहा है, फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करना है हमें। तो ग्रुप 1 को सिलेक्ट कर लिया एंड देन हमें जाना है सब्सटेंस के अंदर, अप्लाई वर्कफ्लो टू मैप एंड देन सिलेक्ट मल्टीपल मैप्स एंड 1004 वाले जितने भी टेक्सचर्स हैं इनको सिलेक्ट कर लो यहाँ पे आके एंड देन सिलेक्ट पे क्लिक करना है, अप्लाई पे क्लिक करना है, दोबारा ये ग्रुप को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके रखना है, असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल AI स्टैंडर्ड सरफेस 7। तो 7th टेक्सचर जो था ये भी इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। अभी हमें ग्रुप नंबर 2 देखना है। ग्रुप नंबर 2 में रोप्स रखे हुए हैं और ये शेल्फ नंबर अगर आपको नहीं पता है तो इसको सिलेक्टेड रखो। इस तरह से 2 को फिर से दोबारा सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे आके चेक कर सकते हो कौन से शेल्फ में है ये। तो राइट क्लिक करके UV शेल में जाओ और UV इसको सिलेक्ट कर लो ताकि समझ में आ जाए। 1012 में रखा हुआ है ये। तो 1012 इसको सिलेक्ट करेंगे, सब्सटेंस में जाके यहाँ पे अप्लाई वर्कफ्लो टू मैप एंड देन सिलेक्ट मल्टीपल मैप्स। 1012 का जितना भी टेक्सचर्स हैं यहाँ से सिलेक्शन कर लो इसको। ये 1002 है तो प्रॉपरली सिलेक्ट कर लेना इनको। ओके, ये सारे सिलेक्शन हो गए हैं प्रॉपरली और अभी इनको सिलेक्ट पे क्लिक करना है एंड देन अप्लाई पे क्लिक करना है। दोबारा रोप्स को यहाँ से ग्रुप को सिलेक्ट करते हुए सिलेक्शन करेंगे, राइट क्लिक कर देने के बाद असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल 8 AI स्टैंडर्ड सरफेस 8 पे क्लिक कर देना है ताकि रोप का टेक्सचर इसके ऊपर ऐड हो जाए और दिखाई दे ये कुछ इस तरह से। यहाँ पे ये जो दोनों पार्ट्स हैं इनके ऊपर अप्लाई नहीं हुआ है तो राइट क्लिक करके अगेन इसके ऊपर जाना है, AI स्टैंडर्ड सरफेस असाइन करना है। इसके ऊपर कौन सा वाला किया था हम लोगों ने, ये अगर नहीं पता है तो ये जानने का एक ईजीएस्ट तरीका है। अगर आप ये वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे आके ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो, राइट क्लिक करके मटेरियल एट्रीब्यूट्स में जाओगे, AI स्टैंडर्ड सरफेस 7 किया है तो इन दोनों को सिलेक्ट करके इनके ऊपर भी 7th वाला मटेरियल असाइन करना है, AI स्टैंडर्ड सरफेस 7। और ये अप्लाई करके दे देगा आपको।
आ गया है इस पर भी। अगेन राइट क्लिक, AI स्टैंडर्ड सरफेस 7। कुछ टेक्निकल एरर की वजह से वो नहीं आ रहा था, पर अभी हो चुका है। अभी हमें क्लॉथ को सिलेक्ट करना है एंड क्लॉथ को देखना है कौन से शेल्फ में रखा हुआ है। तो आर्नोल्ड में जाएंगे, नॉट इन आर्नोल्ड, यहाँ पे इस विंडो को ओपन कर लेते हैं। विंडो को ओपन कर लेने के बाद दोबारा क्लॉथ को सिलेक्ट करो और ये इस शेल्फ में रखा हुआ है जहाँ पे इस शेल्फ का नंबर है 1011। तो इस तरह से इसको सिलेक्ट करेंगे, देन सब्सटेंस में जाके अप्लाई वर्कफ्लो टू मैप, सिलेक्ट मल्टीपल मैप एंड देन 1011 के जितने भी टेक्सचर्स हैं इनको सभी को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट पे क्लिक करना है, अप्लाई एंड देन अप्लाई हो जाने के बाद दोबारा इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके रखो, असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल AI स्टैंडर्ड सरफेस 9। तो कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा आपको यहाँ पे। अब इसका रेंडर निकालना है लाइटिंग करके, तो लाइटिंग करना है एंड देन रेंडर निकालना है इसका। पहले हम एक कैमरा सेट करेंगे कोई एक एंगल में जिसके थ्रू हम देख पाए। तो कैमरा क्रिएट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एंड C प्रेस करोगे तो कैमरा क्रिएट हो जाएगा और ये कैमरा क्रिएट हो चुका है और इसी कैमरा के थ्रू अभी हम इसको देख रहे हैं। तो कंट्रोल A प्रेस करेंगे और इस कैमरा को यहीं पे लॉक करना है तो लॉक भी कर सकते हो। लॉक करने से पहले आर्नोल्ड में जाएंगे और रेंडर करके देख लेते हैं कि किस तरह से ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इसकी कोई विजिबिलिटी नहीं है, तो आर्नोल्ड में जाके लाइट में जाओ और एक स्काई डोम लाइट क्रिएट कर लो ताकि जैसे ही लाइट आ जाएगी इसके अंदर इन्वायरमेंट में तो ये मॉडल दिखना स्टार्ट हो जाएगा। रेंडरिंग के लिए थोड़ा सा टाइम ले सकता है ये, तो कुछ देर होल्ड करके रखना है आपको इसको। ओके, तो रेंडर निकल चुका है और प्रॉपरली 100% तो नहीं निकला है, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसका रिजल्ट आना स्टार्ट हो चुका है। हम यहाँ पे जाएंगे रेंडर सेटिंग्स के अंदर और रेंडर सेटिंग्स में देख लेते हैं इसको क्या साइज़ दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो साइज़ हमने दिया है ये बहुत ही ज़्यादा है और ये 8 के साइज़ है, तो हम इस साइज़ को कम कर सकते हैं और रख सकता है 1920 × 1080। तो इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। जैसे ही हम फाइनल रेंडर निकालेंगे तब इसको बढ़ा सकते हैं 1920 × 1080 ताकि ये फास्ट में रेंडर निकाल के हमें सिर्फ रिज़ल्ट दे दे। और यहाँ पे हम इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक मिलता है रेंडर के रेंडर रीजन जो रहता है ना प्रॉपर उतना ही दिखाई देगा, जिसके थ्रू आप इसको सेट कर सकते हो कितना एरिया आपको रेंडर में दिखना चाहिए। जैसे मुझे इतना दिखना चाहिए तो यहाँ पे आके हम देख सकते हैं प्रॉपरली उतना ही दिखाई देगा आपको, बाकी का एरिया नहीं दिखाई देगा। और अभी ये जो कैमरा जिसके थ्रू हम देख रहे हैं ये कैमरा को लॉक कर देता है। यहाँ पे आके लॉक सिलेक्टेड, लॉक कर देने के बाद ओके सॉरी हमने गलत चीज़ को लॉक कर दिया है। कैमरा को सिलेक्ट करना है एंड देन इसको लॉक करना है। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लो, राइट क्लिक करके लॉक सिलेक्टेड, ताकि देखो अभी जूम इन जूम आउट जैसे ही मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे जूम इन जूम आउट नहीं हो रहा है, तो ये यहाँ पे कोई एरर अकर नहीं करेगा अभी। और हम जो कैमरा के थ्रू देख रहे हैं ये कैमरा है पर्सपेक्टिव 1। इस कैमरा को नाम भी दे सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे बोट कैम लिख दिया। अभी यहाँ पे हमें आना है और अगर ये कैमरा में जाता है, यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है अभी तक ये कैमरा का नेम, तो कोई नहीं, हमें पता है कि ये पर्सपेक्टिव शेप 1 है तो इसको सिलेक्ट कर लो। स्पेस बार, अगर आप यहाँ पे आ जाते हो स्पेस बार प्रेस करके पर्सपेक्टिव कैमरा में जाओगे तो इसको देख पाओगे इस तरह से मूव करके। ये कैमरा है जो अभी हमने क्रिएट किया है, W प्रेस करके भी इसको मूव नहीं कर पाओगे बिकॉज ये लॉक हो चुका है। अभी हमें यहाँ पे चेंजेस करना है, जैसे लाइटिंग के अंदर। लाइटिंग में चेंजेस करने के लिए ये जो स्काई डोम हमने क्रिएट किया है इसका साइज़ हम इंक्रीज़ कर लेंगे। R प्रेस करके इसको इस तरह से स्केल अप कर दो।
स्केल अप करने के बाद यहाँ पे हमें कंट्रोल ए प्रेस करना है एंड रेंडर व्यू को हम यहाँ पे छोटा करके रख देते हैं ताकि इसको अपडेट, जो भी अपडेट रहेगा वो देख पाए अच्छे से। नेक्स्ट हमें स्काई डोम को सिलेक्ट करके कलर के ऑप्शन बॉक्स पे क्लिक करना है, फाइल पे क्लिक करना है, देन इस फोल्डर पे क्लिक कर दिया। फोल्डर पे क्लिक कर देने के बाद मैं जाऊंगा डाउनलोड्स के अंदर। डाउनलोड्स के अंदर मुझे यहाँ पे दिखाई देंगे HDRIs जो मैंने डाउनलोड किए हुए हैं ऑलरेडी। तो एक HDRI ये है कलरफुल, जो कि मुझे ऐड करना है यहाँ पे, तो ओपन कर लिया और इस तरह का ये HDRI रहेगा जिसके थ्रू इस तरह की लाइटिंग यहाँ पे मुझे देखने मिलेगी। ये लाइटिंग को अगर थोड़ा सा चेंज करना है, कोई अलग डायरेक्शन में रखना है, तो इसको सिलेक्ट करके ई प्रेस कर सकते हो एंड रोटेट करोगे तो इसका डायरेक्शन देख सकते हो आप किस तरह से आ रहा है। ये जो ब्लूइश टोन है ये मुझे ठीक लग रहा है, बिकॉज नाइट में अगर आप कहीं पे रखते हो बोट को, इस तरह से देखोगे तो ये वाला टोन आपको देखने मिलेगा। तो इस तरह से मैं सेट कर लूँगा इसको यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो कलर्स दिख रहा है, जैसे आप बैकग्राउंड भी देख पा रहे हो इसके अंदर, अगर मैं दोबारा पर्सपेक्टिव पैनल्स में जाता हूँ और यहाँ पे बोट कैम को सिलेक्ट करूँगा तो जिस तरह से आपको यहाँ पे ये रेंडर रीजन में दिखाई देगा उसी तरह से यहाँ पे भी दिखाई देगा। तो मैं इसको नीचे कर लेता हूँ और यहाँ पे कैम जो लिखा हुआ है यहाँ से इसको, इसकी वैल्यू पूरी ज़ीरो कर दो ताकि यहाँ पे इसकी विजिबिलिटी ज़ीरो हो जाए और ये कुछ इस तरह से दिखाई दे। अभी हमें इतना ज़्यादा कलर नहीं देखना है तो ऊपर जाओ एंड देन इसका जो इंटेंसिटी है ये 1 की जगह पे 0.5 कर सकते हो ताकि कम इंटेंसिटी में ये लाइट अपीयर करे यहाँ पे। तो जितनी कम करना है आपको यहाँ से उस लाइट की इंटेंसिटी कम कर सकते हो। 0.5 की जगह पे 0.2 करोगे तो और ज़्यादा कम हो जाएगी वो उस लाइट की इंटेंसिटी। दोबारा आर्नोल्ड में जाएंगे, लाइट्स के अंदर एक और स्काईडोम लाइट क्रिएट कर लेता है। ये स्काईडोम लाइट क्रिएट कर देने के बाद आप देख सकते हो कि जो हमने, अगेन पर्सपेक्टिव में जाओगे तो ये जो स्काईडोम हमने क्रिएट किया था इसका लाइट बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा बढ़ाना है मुझे, 0.2 की जगह पे 0.5 अगेन कर लेंगे ताकि ब्लू कलर उसी तरह से यहाँ पे अपीयर करे। अभी डन। और जो अभी दूसरा स्काईडोम हमने क्रिएट किया था, जैसे स्काईडोम लाइट 2, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसके कलर के चेकर बोर्ड पे क्लिक करो, फाइल पे क्लिक करो एंड देन फोल्डर पे क्लिक कर देने के बाद हमें जाना होगा डाउनलोड्स के अंदर जहाँ पे मैंने दूसरा HDRI डाउनलोड किया था और वो ये है। तो इसको मैंने ओपन कर लिया। ये नॉर्मल लाइट रहेगी एक टाइप की ये भी, तो इसको मैंने यहाँ पे इस तरह से अपीयर करवा लिया एंड देन ये जो लाइट है ये भी यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहा है, तो ये नहीं दिखना चाहिए। तो हम यहाँ पे इस स्काईडोम लाइट 2 को सिलेक्ट करेंगे एंड देन इसके एट्रीब्यूट एडिटर में विजिबिलिटी के अंदर कैमरा की विजिबिलिटी कर देता है 0 ताकि ये स्काईडोम यहाँ पे अपीयर ना करे इन द रेंडर। इसको 0 कर देना है तो लाइट्स कुछ इस तरह से दिखाई देगी अभी। नेक्स्ट हमें टॉप व्यू से एक लाइट लगानी है, बिकॉज आप अंदर की साइड देख सकते हो कि कहीं पे भी लाइट नहीं दिखाई दे रही है। तो टॉप से लाइट लगाने के लिए आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे जा सकते हो आर्नोल्ड लाइट्स एंड देन सिलेक्ट कर लो यहाँ पे एरिया लाइट। एरिया लाइट लेने के बाद पैनल्स में जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा लुक थ्रू सिलेक्टेड। तो सिलेक्टेड के थ्रू ही देख रहे हैं हम लोग। इसको इस तरह से टॉप में जाएंगे, टॉप व्यू में जाके यहाँ पे इस तरह से रख देते हैं और अगेन स्पेस बार प्रेस करके आ जाएंगे पर्सपेक्टिव व्यू में। तो ये लाइट ऑलमोस्ट यहाँ पे रख दिया है हम लोगों ने। R प्रेस करके इसको करेंगे स्केल फ्रॉम मिडल इस तरह से और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा नीचे की तरफ नॉर्मलाइज, तो इसको नॉर्मलाइज कर देना है। नॉर्मलाइज करने के बाद जितनी आप इसकी इंटेंसिटी यहाँ से इंक्रीज़ करते हो, जैसे 20 रख दिया,
तो आप देख सकते हो यहाँ पे लाइट्स किस तरह से अंदर अपीयर कर रहे हैं। अभी यहाँ पे भी टॉप से आपको लाइट देखने मिल जाएगा इस तरह से। तो इतना ज़्यादा लाइट हमें नहीं चाहिए, 20 की जगह पे हम 10 कर दे तो अभी ठीक है। यस, टॉप में बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है और नीचे की तरफ कम दिख रहा है ये हमें। तो इसको W प्रेस कर सकते हो, छोटा करके आप यहाँ पे नीचे की तरफ रख सकते हो। W प्रेस कर लो एंड यहाँ पे इस तरह से रख लो इसको। अगर आप साइड व्यू से इसको देखोगे तो E प्रेस करना होगा एंड देन इसको ये एक्सिस में यहाँ से इस तरह से रख सकते हो। देन अगेन W प्रेस करके इसका एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर लो इस तरह से एंड E प्रेस करना है एंड देन इस तरह से इसको इस डायरेक्शन में रोटेट कर लेना है। अगर ये लाइट का इंटेंसिटी आप कम भी रखोगे जैसे कि 5 तो भी चलेगा, ताकि यहाँ पे ज़्यादा लाइट ना आ जाए। जो सेकंड स्काईडोम है, सेकंड स्काईडोम लाइट को सिलेक्ट करना है और इसका जो इंटेंसिटी 1 है ये भी हम कम कर लेते हैं, 0.5 रखेंगे ताकि यहाँ पे इसकी लाइट कम हो जाए और ये थोड़ा सा डार्क अपीयर करे। यहाँ पे स्काईडोम लाइट 1 को सिलेक्ट करेंगे दोबारा और यहाँ पे 0.5 की जगह पे 0.2 करके देख लो फिर से, बिकॉज इसका जो कलर है ये बहुत ज़्यादा ब्लूइश हो रहा था तो मैंने इसको और थोड़ा सा कम कर दिया। अभी हमें फ्रंट व्यू से एक एरिया लाइट देना है, तो यहाँ पे दोबारा आर्नोल्ड में जाएंगे, लाइट्स के अंदर से एरिया लाइट क्रिएट कर लेते हैं एंड देन पैनल्स में जाके लुक थ्रू सिलेक्टेड पे क्लिक करना है एंड इसके फ्रंट व्यू से हमें अप्लाई करना है। तो ये इसका फ्रंट व्यू रहेगा जिस एंगल में हम इसको देख रहे हैं, ये ऑलमोस्ट ये वाला एंगल है। और फिर से पर्सपेक्टिव व्यू में चले जाओ, R प्रेस करके इस लाइट को बड़ा कर सकते हो इस तरह से। लाइट को बड़ा करने के बाद इसको नॉर्मलाइज कर दो। जैसे ही नॉर्मलाइज करोगे यहाँ पे लाइट आना अपीयर कर देगा वो। देन इंटेंसिटी इसकी बढ़ा के 5 कर देता है ताकि यहाँ पे लाइट आ जाए इस तरह से। तो अभी दिखाई दे रहा है ये लाइट। नेक्स्ट हमें इसका रेजोल्यूशन सेट करना है एंड देन इसका रेंडर निकालना स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको 8K का रेजोल्यूशन दे रहा हूँ, आप चाहिए तो 2K या 4K का रेजोल्यूशन भी दे सकते हो। 1K भी इनफ रहता है अगर आप सीक्वेंस निकाल रहे हो तो। इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे इस पैनल को रेंडर व्यू को बड़ा कर लेता है और रेंडर व्यू को बड़ा करके इस तरह से इसका रेंडर निकाल के देख पाओगे। मैं एक बार फाइल को सेव भी कर लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके Ctrl+S प्रेस कर देता है ताकि क्रैश हो जाए तो दोबारा रेंडर ना ये क्रिएट ना करना पड़े जितना भी हमने काम किया है। तो 18% तक ये रेंडर हो चुका है और देख सकते हो कितना अच्छा फाइन दिख रहा है ये यहाँ पे। तो जितना डिटेलिंग में आप मॉडलिंग या टेक्सचरिंग करोगे उतना अच्छा दिखाई देगा। अभी यहाँ पे मैंने मेटल के कुछ पार्ट्स वगैरह और लगा सकते थे, वो नहीं लगाया है। क्लॉथ एक्स्ट्रा क्रिएट कर सकते थे, वायर्स क्रिएट कर सकते थे आप लोग। तो जितना ज़्यादा आप क्रिएट करोगे उतना ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा ये। इसका जो फाइनल रिज़ल्ट है ये भी मैं शेयर कर लूँगा तो आप ये रेंडर देख पाओ ताकि डाउनलोड करके। तो सेम इसी तरह से आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये सीरीज़ हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट कौन से मॉडल पे हमें क्रिएट करना है या फिर आप कोई सजेशन देना चाहो तो आप कमेंट कर सकते हो वीडियो पे, ताकि मैं उस पर्टिकुलर मॉडल पे ही वीडियो अभी बनाऊं।